जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इसको इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसकी जो हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हम कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शंस के होने या ना होने के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। So that the range of the applicability of the various solvents to carry out the chemical reaction is determined by physical properties of the solvents. यानी आपके पास कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, कितनी एक्सटेंट से होगा, इस चीज़ को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं then you must know about the physical properties of the solvents. सबसे पहले जो हमारे पास physical property है that is the melting and boiling point of the non-aqueous solvents. Since most of the chemical reactions are carried out in liquid phase, the temperature range between melting and boiling point of solvent virtually establish the usefulness of the solvent. यानी तो हमारे पास हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं उनको हम लिक्विड फेज के अंदर कराते हैं और जो टेम्परेचर रेंज होती है वो हम सॉल्वेंट का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट रख लेते हैं। तो सॉल्वेंट अगर हमारे पास पॉजिटिव वाटर है तो हम इसके लिए जब रिएक्शन की जो टेम्परेचर या जो रिफ्लक्स टेम्परेचर रखते हैं वो नियर अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, तो या हम 0 पे कर लेते हैं, तो 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज रखी जाती है। इसी तरह अमोनिया है -77.7 से -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है इसका लिक्विड रेंज है। और सर बाकी के भी यहाँ पर मौजूद है टेबल, आप लोग देख सकते हैं टेबल 6.3 है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कॉमन प्रोडक्ट आर द ए प्रोडक्ट सॉल्वेंट्स। सबके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स it tells the liquid range, like as the water at 0 degree centigrade freezes out and 100 degree centigrade it boils off, and in between 0 to 100 it remains liquid, so it is a liquid range. इसको हम liquid range कहते हैं। यानी 0 से 100 तक ये liquid रहता है। 0 से नीचे आप आएंगे तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 से ऊपर जाएंगे तो ये वेपर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। So this range can be extended by use of a diluent, mean thinner, which lower the melting point and increases the boiling point. By increasing the pressure, या आप pressure को increase करें तो melting point decreases and boiling point also increase हो जाएगा। इसी तरह H2SO4 है। H2SO4 liquid range is more as compared to water, but it's not a good solvent because its handling is a problem. तो H2SO4 हमारे पास अगर dilute use करते हैं आप तो किसी हद तक हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको कंसंट्रेटेड यूज कर रहे हैं दैट इज सो डिफिकल्ट टू हैंडल दिस। सो इट आल्सो रिएक्ट्स with all the precursor, all the reaction mixture. इसका ये भी चांस होता है कि ये रिएक्शन मिक्सचर के साथ रिएक्शन भी कर जाता है। सो लेकिन अगर आप वाटर यूज कर रहे हैं दैट इज इनर्ट वाटर कैन नॉट डू दिस लाइक H2SO4. And sulfuric acid is diluted, it become more toxic because it can easily absorb in skin. यानी अगर आप इसको डाइल्यूट करते हैं तो भी इसका नुकसान ही है, but in some time we can use the sulfuric acid in the dilute, but you have to use the so many precautionary measures. If water added to H2SO4 hydronium and form quickly as soon as water drops added, so a large amount of heat evolved because it's exothermic reactions. Control is difficult. Also acid boils off. So H2SO4 is the drop by the added to water to make dilute solution so that less hydronium ion form at a time less heat exhaust. ये कह रहा है कि भाई वाटर अगर आप ऐड करते हैं H2SO4 को तो फौरन हाइड्रोनियम आयन बनना शुरू हो जाएंगे और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी। इस वजह से अगर इस तरह का कोई रिएक्शन लगाना है तो आपने H2SO4 को ड्रॉप बाई जो ना वो वाटर में डालना है ताकि डाइल्यूट सॉल्यूशन बन सके। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज द पोलैरिटी. Polar solutes tend to be much more soluble in polar solvents and non-polar solutes in non-polar solvent like dissolved like. That is so-called rule like dissolved like. यानी अगर आपने पोलर आपके पास सॉल्यूट्स हैं तो आप लोगों ने उनको
मोर पोलर सॉल्वेंट्स यूज कर लेते हैं ताकि वो एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाएं, और मीडियम के अंदर जो ना वो डिजॉल्व होके आपके रिएक्शंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके, इनहांस हो सके। मोर polar solutes enter into associations with polar molecule of the solvent and readily disperse in it. So the weaker the electrostatic forces between ions in the crystals, the weaker the electrostatic forces between ions in the crystals. इस वजह से आपके पास जो electrostatic forces होती हैं आयन के दरमियान क्रिस्टल में वो वीक हो जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास है that is the dielectric constant. Permittivity as compared to vacuum, that how much opposite charge is attracted, current pass. हमें पता है कोलम लॉ के मुताबिक F is equal to E1 E2 over 4 pi epsilon naught R square या Q1 Q2 over 4 pi epsilon naught R square। E1 और E1 पॉइंट चार्जेस हैं, E1 E2 और Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस हैं, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, एप्सिलॉन जिसको बोल रहे हैं हम, और रेडियस है चार्जेस के दरमियान। वैक्यूम में हमारे पास जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो 8.854 10^-3 कोलम मीटर इन वर सेकंड वर्स है। अच्छा जी, 4 पे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अगर हम डी बाय के बराबर रखते हैं तो वो नीचे आ जाएगा F इज इक्वल टू E1 E2 ओवर एप्सिलॉन की बजाय डी आर स्क्वायर बन जाएगा, वो सारे सारा डी बाय के बराबर हो जाएगा। डी बाय क्या है, इज कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सो F directly proportional होगा 1 over D। If vacuum D is equal to 1, CJ system liquid made up of the polar molecules have very high dielectric constant। For water जो हमारे पास dielectric constant की वैल्यू है वो 81.7 है। For ionic solids to resolve the electrostatic forces which stabilize the crystal must be greatly reduced। Ionic solids अगर आपके पास है to dissolve the electrostatic forces which stabilize the crystal must be greatly reduced। ये आपको जो ionic solids हैं to dissolve the electrostatic forces को आपने reduce करना है, जो stable करती हैं हमारे पास crystals को, must be greatly reduced। उनको reduce करना बहुत जरूरी है ताकि आप solid जो ना वो टूट सके, वो dissociation हो सके। Solvent of high dielectric constant, better solvents for ionic substances। यानी अगर आपके पास आयनिक सॉल्वेंट है, जब तक आप उसको उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को वीक नहीं करते हैं, अदरवाइज वो फिर क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से हम ये करते हैं, हम सॉल्वेंट्स जो जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हो जैसे वाटर वगैरह है, आयनिक सब्सटेंसेस के लिए इनको यूज़ करते हैं हम, वो जाकर उनमें डिसॉल्व हो जाते हैं, फिर से अपनी ओरिजिनल क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं आते हैं। सो दैट इज व्हाई NaCl इज readily soluble in water। अच्छा जी, इसका मतलब है कि भाई आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को रिड्यूस करने के लिए ताकि आयनिक सॉलिड्स टूटे रहें और आयंस में कन्वर्ट रहें, ताकि फर्दर जो दूसरी इसमें स्पीशीज है उसके साथ रिएक्शन कर सके, दोबारा उसी क्रिस्टल की फॉर्म में ना आ सकें, तो हम इनको किसी ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराते हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हो, जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो उनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है उनको रिड्यूस कर देगा। तो कुछ हमारे पास सॉल्वेंट्स हैं उनमें एप्सिलॉन की वैल्यू भी दी गई है, टेम्परेचर रेंज भी दिया गया है, और डी बाय की वैल्यू भी दी गई है, टेबल 6.4 है, यू कैन सी दिस। Greater the dielectric constant of considered solvent, more the lattice energy will be reduced। तो lattice energy के जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा reduce होगी, and solubility will be increased। और solubility ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा soluble होगा उतने ions बनेंगे, ठीक है, और उससे ज़्यादा reaction के chances होंगे। Slightly polar, covalent and non-polar compounds show a very high solubility in CH3। तो because its epsilon is very high, इसका एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा हाई है तो हम एसिटिक एसिड को भी यूज करते हैं रिएक्शंस के अंदर। As you know that the lattice energy, the energy measure of the energy released when ions are combined to make a compound. It's measure of the cohesive forces that binds the ions. It is related with many physical properties like solubility, hardness, volatility वगैरह। तो इनके साथ ये यानी आपके पास जो लैटिस एनर्जी को हमने रिड्यूस करना है ताकि हमारे पास जो प्रिकर्सर्स हैं या जिनको आप कह रहे हैं आपके रिएक्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं वो आयंस में कन्वर्ट हैं, आयंस में कन्वर्ट होंगे तो आप फर्दर रिएक्शन होंगे। तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात इस वजह से करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास जितने ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को वो रिड्यूस करेगा।
Viscosity. It depends upon the size of the molecule, shapes of the molecule, temperature. Viscosity increase with increase in size. In regular shaped molecule, viscosity is less, and irregular shaped molecule, more viscosity. More temperature, less viscosity. It can be increased by increasing size of the molecule, decreasing the symmetry, decreasing the temperature. Because at low temperature, molecules are near to each other. Ice and water molecule are near to each other. Low temperature पे molecules बहुत करीब होते हैं, जब temperature बढ़ाते हैं तो distance से चले जाते हैं. Increasing the viscosity of a liquid, lower the mobility of ions of the molecule. यानी आपके पास viscosity कितनी ज़्यादा होगी, viscosity कितनी ज़्यादा होगी, उसके केस में हमारे पास mobility आपके पास कम होगी, यानी molecules की movement कम होगी. तो greater increases the difficulty, जिसकी वजह से आपके जिस greatly increases the difficulty, precipitation नहीं हो सकेगी, filtration नहीं हो सकेगी, crystallization भी नहीं हो सकेगी. तो इस वजह से हमने ये करना है, हमने विस्कोसिटी को हर मुमकिन हद तक जो है ना वो विस्कोसिटी को कम से कम रखना है.